तो कुछ बेसिक्स हम डेली डिस्कशन करेंगे। कल भी 8:30 से 9:30, परसों भी 8:30 से 9:30, 3-4 दिन, ताकि आपका रेगुलर क्लास में कोई परेशानी न हो। क्योंकि आप नए हैं तो रेगुलर क्लास में जो भी परेशानी हुई होगी या होगी उसका प्रॉब्लम सॉल्व भी हम लोग इसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात की, जो भी बच्चे हमारे आज ऑनलाइन पे नए हैं, ऑफलाइन पे नए हैं, इनके लिए क्लास 3-4 दिन तक 8:30 से 9:30 फाउंडेशन के रूप में चलेगी, बेस के रूप में चलेगी, और 9:30 से रेगुलर क्लास चलती रहेगी, और उसमें नए और पुराने दोनों शामिल होंगे। आई रिपीट, 9:30 के क्लास में भी आप लोग शामिल होंगे, ठीक है। समाजशास्त्र यही है हम लोगों का विषय, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है और इसकी विषय वस्तु क्या है? समाज। सोशियोलॉजी एक विषय है जिसमें हम लोग समाज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी एक विषय है, विषय, सब्जेक्ट। विषय क्या? व्हाट इज सब्जेक्ट? तो बेसिक चीज है, मुझे लगता है पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिमाग में आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो जब जब हम बीच बीच में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। विषय हम कहते हैं ज्ञान की शाखा को, ब्रांच ऑफ नॉलेज। सब्जेक्ट ज्ञान की एक शाखा है। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी ज्ञान की एक शाखा है। इसके द्वारा हम किस चीज का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? समाज का। तो इसकी विषय वस्तु समाज है। सोशियोलॉजी की विषय वस्तु समाज है। इसमें हम समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगर हम सोशियोलॉजी को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक विषय है, सोशियोलॉजी एक ज्ञान की शाखा है जिसमें हम समाज के बारे में जानने और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बट ये परिभाषा कंप्लीट नहीं। हम लिखेंगे सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी ज्ञान की एक शाखा है, सोशियोलॉजी एक विज्ञान है, क्योंकि ब्रांच ऑफ नॉलेज कई रहे। हमारे पास विषय के रूप में अलग अलग समाज के अलग अलग पक्षों के बारे में ज्ञान पहले भी रहा है, लेकिन उस ज्ञान का आधार विश्वास था, आस्था था, धर्म था। धार्मिक पुस्तकों में जो ज्ञान है उस ज्ञान का आधार क्या है? पति परमेश्वर होते हैं, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान ने राजा को हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला है। ये सारे का सारा नॉलेज ही है, जानकारी ही है। बट इस जानकारी का आधार क्या है? विश्वास। हम हिंदू हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान दिया गया है, और चूंकि हम अपने धर्म में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, इसलिए हम अपने धार्मिक पंडितों पुरोहितों पर भी विश्वास करते हैं, धर्म ग्रंथों पर भी विश्वास करते हैं, उनमें कही गई बातों पर भी विश्वास करते हैं। तो परंपरागत धर्म प्रधान समाज में हमारे जगत के बारे में हमारे पास ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान था, और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ जो ज्ञान था वो आस्था और विश्वास पर आधारित था, उसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। जब हम बच्चा मनुष्य है तो हमारे अंदर दो तत्व है प्रमुख, जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास एक है माइंड, है ना, उसमें एक है तर्क और दूसरा है इमोशन। विज्ञान का संबंध तर्क से और धर्म का संबंध इमोशन से। भगवान के साथ हम इमोशनली अटैच्ड होते, बट अपनी प्रयोगशाला के साथ हम तर्कसंगत रूप से अटैच्ड होते। तो धर्म का संबंध हमारे इमोशन से। हम धर्म पर तर्क नहीं करते। जैसे ही धर्म पर तर्क करेंगे धर्म खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। हनुमान जी हैं, कैसे माने की हैं, नहीं होगा। इसलिए धर्म द्वारा कही गई बातों पर भी हम वो सत्य मानते हैं, इसलिए कि हम धर्म से इमोशनली अटैच्ड। जब एक माँ एक बेटे से इमोशनली अटैच्ड होती है ना, तो बेटा कुछ भी कहे माँ सही मान लेती है। बेटे की बात पे ही माँ भरोसा
करती है। जब एक पुरुष एक स्त्री अपने पति या पत्नी जीवन साथी से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी झूठ पर को भी वो सत्य मान लेता है। क्यों? क्योंकि उस पर तर्क नहीं करता। तो धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई थी, जो ज्ञान था हमारे पास, क्योंकि हम अपने धर्म से इमोशनली अटैच थे, इसलिए धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों से भी हम इमोशनली अटैच थे, उसमें दिए हुए ज्ञान से भी इमोशनली अटैच थे, और उसी ज्ञान के आधार पर संसार चलता था। पत्नी पति का विरोध नहीं करती थी, पति की आज्ञा का पालन करती थी, जूठन खा लेती थी, क्योंकि वो परमेश्वर मानती थी। कभी तर्क नहीं करती थी, कैसे मानूं कि तुम परमेश्वर हो। हम भगवान का जाकर पूजा करते हैं, स्टैचू भी, तर्क नहीं करते। एक लंबे समय तक दुनिया में राजतंत्रात्मक व्यवस्था इसी विश्वास पर टिकी रही। राजतंत्र में लोग राजा की शक्ति को वैधता इस आधार पर देते रहे, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा गया था, पोप पादरी बताते थे कि राजा भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान ने इनको हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है, और हमारा धर्म है कि हम इनकी आज्ञा का पालन करें। और जैसे जैसे बच्चा यूरोप में पहली बार तर्क बुद्धिवाद का विकास हुआ, तर्क बुद्धिवाद पहले भी था, मनुष्य तो एक विवेकशील प्राणी शुरू से रहा है, बट जानवर से एक विवेकशील मनुष्य बनने के क्रम में उसके क्रियाकलापों पर उसके इमोशन का प्रभाव घटता गया और तर्क का प्रभाव बढ़ता गया। 13वीं 14वीं सदी तक आते आते यूरोप में मनुष्य की क्रियाओं पर तर्क का प्रभाव बढ़ा। अब वो हर ज्ञान पर वो तर्क की कसौटी पर कसने लगा, तर्क करने लगा। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ था, मानता था कि पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते। कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने उस ज्ञान को सत्य नहीं माना, उस ज्ञान पर डाउट किया। ये कैसे मान लें कि पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, क्या आधार है इस बात का? और डाउट किया तो उसके सत्य को पता लगाने का प्रयास किया। कोपरनिकस ने खोज निकाला, गैलीलियो ने खोज निकाला कि नहीं, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। वो केंद्रित सिद्धांत की जगह सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन जब उसने किया, तो उसने जो भी किया वो तथ्यों के आधार पर किया, वो सिद्ध कर सकता था। कोपरनिकस का ज्ञान, गैलीलियो द्वारा दिया गया ज्ञान कि पृथ्वी के नहीं सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, यह ज्ञान विश्वास पर आधारित नहीं था, ये तर्क और तथ्य पर आधारित था। वो सिद्ध किया, और इस तरीके से धीरे धीरे यूरोप में तर्क बुद्धिवाद के विकास के साथ विज्ञान का विकास हुआ। विज्ञान क्या है बच्चा? विज्ञान भी ज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान भी एक विषय ही तो है, विज्ञान भी ज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान में भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर विज्ञान के पुस्तक में जो ज्ञान लिखा होता है वो आस्था और विश्वास पर आधारित ज्ञान नहीं होता है, वो तथ्यों पर आधारित ज्ञान होता है। विज्ञान में विषय वस्तु के बारे में व्यवस्थित और तर्कसंगत तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इस तरीके को, इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से अपने विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, और वही ज्ञान विज्ञान की पुस्तक में लिखा होता है, रखा जाता है। वो ज्ञान तर्कसंगत तरीके से प्राप्त किया जाता है, वो ज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है। और तथ्य क्या होता है बच्चा? व्हाट इज फैक्ट? तथ्य वो होता है जिसको हम जब चाहे तब जांच सके, एग्जामिन कर सके। हनुमान जी हैं, आप एग्जामिन नहीं कर सकते, सिद्ध करो। ये तो हमारे विश्वास का मामला है। हिंदुओं का विश्वास है हनुमान जी है, मुस्लिमों का विश्वास नहीं है तो नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व अनुयायियों के विश्वास पर आधारित होता है, बट विज्ञान में जो ज्ञान रखा जाता है वो तथ्यों पर आधारित होता है, उसको जब चाहे तब जांचा जा सकता है। किसी बच्चे का तबीयत खराब होता है, कोई बच्चा गरीब होता है, किसी बच्चे का पीटी में नहीं होता है, इसके दो तरह के कारणात्मक ज्ञान विद्यमान हो सकते हैं। एक बच्चा गरीब है, गरीब क्यों है भाई? तो एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि गरीब इसलिए है क्योंकि इसके भाग्य पर राहु का दशा चल रहा है, इसलिए गरीब। और एक ज्ञान है कि गरीब इसलिए है क्योंकि वो बेरोजगार है, बेरोजगारी गरीबी का कारण, राहु का दशा गरीबी का कारण। इस ज्ञान को जांचा जा सकता है, बेरोजगारी वाले ज्ञान को जांचा जा सकता है। हम सर्वेक्षण करेंगे, जाएंगे, पता लगाएंगे कि बेरोजगार है कि रोजगार है, उसको जांच करके कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन राहु की दशा वाले ज्ञान को जांचा नहीं जा सकता। हर घटना के कारणात्मक ज्ञान हमारे पास पहले भी विद्यमान रहा है बच्चा, लेकिन वो धर्माधारित ज्ञान था। लेकिन बाद में जो ज्ञान आया, इसी को विज्ञान कहा गया। विज्ञान ज्ञान की वो शाखा है, वो विषय है जिसमें विषय वस्तु को वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, और विषय वस्तु के बारे में वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करके सही सही ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया। यूरोप में जब तर्क बुद्धिवाद का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, तो सबसे पहले विज्ञान ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू किया और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ज्ञान देना शुरू किया। इसको प्राकृतिक विज्ञान कहा गया, नेचुरल साइंस कहा गया।
और इस प्राकृतिक विज्ञान में इन वैज्ञानिकों ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान धर्म द्वारा दिए गए ज्ञान के विपरीत था। धर्म ने दिया था भू केंद्रित सिद्धांत, वैज्ञानिकों ने दे दिया गैलीलियो कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत। यहां पर धर्म झूठा साबित हो गया। जब यूरोप में धर्म झूठा साबित हुआ तब लोगों को लगा कि धर्म ने समाज के बारे में भी जो ज्ञान दिया है वो सही ज्ञान नहीं है। समाज का भी एक विज्ञान होना चाहिए जो वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन करेगा और समाज के बारे में भी सही सही ज्ञान का पता लगाएगा। इसी उद्देश्य ने, इसी सोच ने एक नए विषय की नींव रखी। अगस्त कोम्टे साहब ने एक नए विषय की नींव रखी, सोशियोलॉजी। उसका उन्होंने नाम दिया सोशल फिजिक्स। ये भी ध्यान देने वाली बात है क्योंकि वो इंजीनियर थे, वो साइंस के विद्यार्थी थे। उन्होंने नाम दिया सोशल फिजिक्स, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक विषय होगा, एक ज्ञान की एक शाखा होगी या है जो जिसकी विषय वस्तु समाज होगी, जो वैज्ञानिक पद्धति से अपने विषय वस्तु का अध्ययन करेगा और अपने विषय वस्तु के बारे में सही सही ज्ञान का पता लगाए। और बड़ा क्लियर है बच्चा कि जितना सही ज्ञान होगा ना उतना ही उस विषय वस्तु से संबंधित समस्याओं का समाधान करना आसान होगा। ये सबको पता है कि पंखा के मैकेनिज्म के बारे में अगर हमें ज्ञान होगा तभी पंखा बिगड़ेगा तो हम बना सकते। हमने ज्ञान के महत्व को समझा, इसीलिए हमने ज्ञान को प्राप्त करना शुरू किया। लेकिन हमने ज्ञान के सही होने के महत्व को भी समझा कि पंखा के मैकेनिज्म के बारे में एक किताब इस बच्ची लिखती है। किताब का नाम रखती है फाइनोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, फाइनोलॉजी। और उसमें पंखा के मशीनरी, उसकी बनावट के बारे में पूरा 100 पेज लिखती। टोपी वाला उस 100 पेज की किताब को पढ़ता है, टोपी वाले को क्या फायदा होगा? पंखा बिगड़ेगा तो बना सकता है। लेकिन मान लो कि इसने 100 पेज में सब गलत लिखा है तो पंखा बनेगा? नहीं बनेगा। बच्चा, यूरोप में यही हुआ था। औद्योगिक क्रांति, व्यापारिक क्रांति, वैज्ञानिक तमाम तरह के बदलावों ने यूरोप के समाज में कई समस्याओं को जन्म दे दिया था। यूरोप के समाज का मशीन खराब हो गया, बन नहीं पा रहा था। इसीलिए अगस्त कोम्टे ने कहा कि आज समाज अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। आज समाज में ढेर सारी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई है, ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। हम समाज के मशीन खराब हो गया है और हम ठीक नहीं कर पा रहे। इसलिए ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समाज के बारे में जो हमारे पास ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, गलत ज्ञान है, धर्म वाला ज्ञान है। अगर समाज के बारे में सही सही ज्ञान पता चल जाए तो समाज की बनावट को हम समझ जाएंगे, समाज की कार्यप्रणाली को समझ जाएंगे, समाज रूपी मशीन कैसे बना है उसको हम समझ जाएंगे। और जब उसको समझ जाएंगे तो फिर समाज में जो गड़बड़ियां हैं उसको दूर किया जा सकता है, समाज में जो अव्यवस्था है उसको ठीक किया जा सकता है, व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि समाज के बारे में सही सही ज्ञान प्राप्त हो। और सही ज्ञान प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि समाज का भी नेचुरल साइंस की तरह एक विज्ञान हो जो वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन करेगा और समाज के बारे में सही सही ज्ञान का पता लगाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक विषय की नींव रखी, नाम रखा सोशल फिजिक्स। बाद में बन गया सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र का डिफिनेशन अभी खत्म नहीं हुआ। समाजशास्त्र एक विषय है जिसकी विषय वस्तु समाज है। समाजशास्त्र ज्ञान की एक शाखा है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, समाजशास्त्र ज्ञान की एक शाखा के रूप में समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, ज्ञान की एक शाखा के रूप में एक विज्ञान है जो वैज्ञानिक पद्धति से समाज और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। चलेगा? एकदम सॉलिड डिफिनेशन। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। हो सकता है विज्ञान का मतलब विषय, विज्ञान का मतलब ज्ञान की एक शाखा जो वैज्ञानिक पद्धति से विषय वस्तु का अध्ययन करती है। तो अगर हम सबसे संक्षिप्त परिभाषा बनाते हैं तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान। बट अभी भी परिभाषा पूरी नहीं, क्योंकि हम सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन तो करते हैं लेकिन हमारे देखने का नजरिया क्या है? सामाजिक घटनाओं को, समाज को, समाज के अंगों को, समाज में जो भी है उसको देखने का हमारा नजरिया क्या है? हम किस चश्मे से इन सामाजिक घटनाओं को देखते हैं, हम किस नजरिए से इन सामाजिक घटनाओं को देखते हैं, ये भी हमें डिफिनेशन में क्लियर करना हो। और हमारा नजरिया है समाजशास्त्रीय, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम समाज का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्रीय नजरिए से, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम समाज का अध्ययन करते हैं। यानी समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। हमारा नजरिया क्या है बच्चा? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, विषय है, यही है। वैज्ञानिक पद्धति तो क्लियर है आपका? वैज्ञानिक पद्धति क्लियर है ना? इसमें वैज्ञानिक
काम नहीं करता। इसमें हम अपने ज्ञान इंद्रियों से देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तथ्य आंकड़ा जुटाते हैं और उनके आधार पर हम कुछ करते हैं। कहा जाता है कि समाजशास्त्र में समाजशास्त्री नहीं कुछ करता, आंकड़े करते। वो क्या करेंगे? अगर भारत में बाल श्रम का अध्ययन करना है, बाल श्रम के कारणों का अध्ययन करना है, तो समाजशास्त्री क्या करेगा? 1000 बाल श्रमिकों को सैंपल के रूप में लेगा, 1000 बाल श्रमिकों के बैकग्राउंड को चेक करेगा और बैकग्राउंड को चेक करके पाएगा कि 1000 बाल श्रमिक में से 1000 सभी के सभी गरीब थे, और तब वो निष्कर्ष देगा कि गरीबी बाल श्रम का एक प्रमुख कारण है। इसमें समाजशास्त्री बोल रहा है, आंकड़े बोल रहे हैं? आंकड़े बोल रहे हैं। वो लिखेगा कि 1000 बाल श्रमिकों के सैंपल के अध्ययनोपरांत पाया गया कि इन बाल श्रमिकों की सभी बाल श्रमिकों की आर्थिक पृष्ठभूमि गरीबी थी, इसलिए निष्कर्ष है कि गरीबी बाल श्रम का एक प्रमुख कारण। बताओ, उसके अपने मन का विचार है या जो आंकड़ों ने बताया वो है? आंकड़ों ने बताया। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है का मतलब है इसमें सामाजिक घटनाओं के बारे में हम जो भी कहते हैं वो आंकड़ों के आधार पर कहते हैं, तथ्यों के आधार पर कहते हैं। हम अपने ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, निरीक्षण करते हैं, तब हम कहते हैं। इसी को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है भाई? वैज्ञानिक पद्धति तो समझ में आ गया। व्हाट इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? एक बात बताओ, समाजशास्त्र का पर्पस क्या है? कल भी मैंने बताया था, इसका अध्ययन करना, समाज का, समाज के किसी अंग का या समग्र समाज का। हमारा उद्देश्य समग्र समाज की बनावट को समझना। हम अंग का अध्ययन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हम अंग का अध्ययन करेंगे, लेकिन हम अंग को समझने के लिए अध्ययन नहीं करेंगे, हम समाज को समझने के लिए अध्ययन करेंगे। हमारा पर्पस समाज रूपी मशीन को समझना, और समाज के जो जो कलपुर्जे पार्ट्स अंग हैं, हम उन अंगों का अध्ययन समाज के संदर्भ में करते हैं। सोशियोलॉजी यही करता। इसलिए सोशियोलॉजी जब किसी घटना का अध्ययन करेगा तो समाज के संदर्भ में करेगा। वो घटना कैसे समाज का अंग है, वो घटना समाज से कैसे जुड़ा हुआ है, उस घटना का समाज पर क्या प्रभाव है, या समाज का उस घटना पर क्या। एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन। ध्यान देना, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय है, इसलिए समाज में कुछ भी बाकी नहीं है जो इसमें शामिल। हम साइकिल का भी अध्ययन करते, हम मेडिसिन का भी अध्ययन करते, हम मशीन का भी अध्ययन करते, हम विवाह परिवार का भी अध्ययन करते, हम राज्य और कानून का भी अध्ययन करते, हम अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन करते। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा एरिया सबसे बड़ा है, फर्क यही है कि हमारा नजरिया अलग है। हम अगर मशीन का भी अध्ययन करेंगे तो हम उसको समाज के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे कि उस मशीन का समाज से क्या संबंध। एक सिंपल एग्जांपल, एक मशीन है अल्ट्रासाउंड, नाम सुना है आप लोगों ने? अल्ट्रासाउंड एक टाइप का एक्सरे मशीन है, कर सकते हो। अक्सर पेट में जब बच्चा आता है तो महिलाएं अल्ट्रासाउंड करवाती, उससे बच्चे के अंदर की पूरी तस्वीर दिख जाती। अल्ट्रासाउंड मशीन मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आविष्कार है, कंट्रीब्यूशन है। अल्ट्रासाउंड मशीन का अध्ययन करना शुरू करते हैं। चलिए, इस लड़की ने अल्ट्रासाउंड मशीन का अध्ययन किया और उस मशीन की क्या इंटरनल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में पूरा किताब लिख दिया। इसका नजरिया, ये कौन विषय की विद्वान है? ये इंजीनियर है, आया ना? और ये बिहारी बाबू डॉक्टर, ये अल्ट्रासाउंड मशीन को किस चश्मे से देखेंगे? अंदर की बनावट को देखेंगे। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मशीन बिगड़ जाएगा तो बना देगा, वो तो इंजीनियर के पास भेजेगा ना बनाने के लिए। ये अल्ट्रासाउंड मशीन का अध्ययन करेगा तो इसका नजरिया डॉक्टर वाला रहेगा। ये मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखेगा कि इस मशीन से बीमारी के इलाज करने में क्या क्या योगदान है, कैसे कैसे इस मशीन का किस किस बीमारी के इलाज करने में प्रयोग। वो टोपी वाला, उसने अध्ययन किया तो क्या लिखता? ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, इसमें लागत खर्चा 1,40,000 है बनाने में, डीलर तक पहुंचाने में कॉस्ट 10,000 आएगा, डीलर को कमीशन 20,000 देंगे तो 1,70,000 हो गया, फिर रिटेलर तक पहुंचाएंगे तो 10,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां आएगा, 1,80,000 हो गया, रिटेलर को हम 30,000 देंगे तो 2,10,000 हो गया, और हमें भी फायदा होना चाहिए 30, 40, 50,000 का, 40,000 का, 2,50,000 हो गया। तो 2,50,000 जब इसका मूल्य रखेंगे तब हम फायदे में। ये पूरा दिमाग लगा रहा है टोपी वाला, और इसी पर रिसर्च करके लिख रहा है अल्ट्रासाउंड मशीन को देखने का इसका नजरिया क्या है। अर्थशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय है या नहीं है? अब समझ में आ रहा है? एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, एक अर्थशास्त्र का विद्वान, एक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से उस घटनाओं का विश्लेषण करेगा। और हमने इस घटना का
मशीन का अध्ययन किया तो हमने देखा कि अरे बाप, इस मशीन से तो पेट के अंदर ही पता लग जाता है कि लड़का है कि लड़की है। सत्तात्मक भारतीय समाज में पेट के अंदर लिंग पहचान करके और पेट के अंदर ही लड़की को मारकर अल्ट्रासाउंड मशीन ने कन्या भ्रूण हत्या को संभव बनाया है। अल्ट्रासाउंड मशीन भारत में गिरते शिशु लिंगानुपात का कारण रहा है। अल्ट्रासाउंड मशीन भारत में लिंगानुपात को गिरने में भी बहुत बड़ा योगदान क्या है। ये सब नजरिया क्या है? बोलो समाजशास्त्री, समझ में आ गया? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी घटना का समाज पर क्या प्रभाव है या फिर समाज का उस घटना पर क्या प्रभाव है। मतलब वो घटना समाज से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वो घटना समाज रूपी मशीन के अंग के रूप में कैसे काम करती है, कैसे समाज को प्रभावित करती है, प्रभावित होती है। यही नजरिया, यही दृष्टिकोण, यही परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। और सोशियोलॉजी किसी भी घटना का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करती है। सोशियोलॉजी समाज का समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। अब आकर के आपका परिभाषा कंप्लीट होता है। सोशियोलॉजी समाज का वैज्ञानिक पद्धति और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, ज्ञान की शाखा है, विषय है। कंप्लीट। क्लियर है बच्चा? इसमें सब आता है, इसमें इसके ढेर सारी ब्रांचेस है, लेकिन जो मेन कोर टॉपिक इसका है हमारे सिलेबस में, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सब समाज के प्रमुख अंग है। और समाजशास्त्र में इन प्रमुख अंगों का अध्ययन समाज के अंग के रूप में किया जाता है कि अंग समाज से कैसे जुड़े हैं, ये अंग समाज को मिलकर के कैसे समाज को बनाते हैं, ये अंग समाज को कैसे प्रभावित करते हैं, या अंग समाज से कैसे प्रभावित। पेपर 1 में समाज के इन्हीं अंगों के संदर्भ में समाज को समझने का प्रयास किया गया है और पेपर 2 में भारतीय समाज को समझने का इन्हीं अंगों के संदर्भ में प्रयास किया गया है। कल हम लोगों ने सिलेबस को देखा था, सिलेबस पे चर्चा हम लोग कर चुके, और इसी संदर्भ में बच्चा समाज का एक और प्रमुख अंग है, और वो अंग है सामाजिक असमानता। वो अंग है सामाजिक असमानता एवं सामाजिक स्तरीकरण। ये हमारे टॉपिक में है। दुनिया के सभी समाजों में भोजन के जुगाड़ की कोई ना कोई व्यवस्था होती है, उसको हम आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। दुनिया के सभी समाजों में ज्ञान प्राप्त करने की कोई ना कोई व्यवस्था होती है, उससे जुड़े सभी चीजों को हम शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। दुनिया के सभी समाजों में नियमों का पालन करवाने और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की कोई ना कोई व्यवस्था होती है, उसको हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। दुनिया के सभी समाजों में सेक्स करने, बच्चा पैदा करने, बच्चे की देखभाल करने, वृद्धों की देखभाल करने की भी कोई ना कोई व्यवस्था होती है, उसको हम विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। दुनिया के सभी समाजों में असमानता और उच्च नीच के भेदभाव की भी कोई ना कोई व्यवस्था होती है, उसको हम असमानता और स्तरीकरण की व्यवस्था कहते हैं। और हम लोग अभी जो 9:30 के टॉपिक समय में टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यही है, असमानता और स्तरीकरण की व्यवस्था। आप लोग जिस मेन कोर्स में जब मर्ज हो रहे हो उस कोर्स में हम लोग यही पढ़ रहे हैं, असमानता और स्तरीकरण की व्यवस्था। ये टॉपिक है हमारा, मेन यूनिट है हमारा। ये असमानता क्या है भाई? या सामाजिक, हम असमानता का यहाँ हमारा मतलब सामाजिक से है, स्तरीकरण का मतलब भी हमारा सामाजिक से है, क्योंकि हम समाज में पढ़ रहे हैं। असमानता का मतलब समाज के लोगों के बीच प्रतिफलों का असमान वितरण, किसी को ज्यादा मिला है और किसी को कम मिला है। ये प्रतिफल पैसा हो सकता है, किसी को ज्यादा पैसा है किसी के पास और किसी के पास, आर्थिक असमानता कह सकते हो ना। संपत्ति का असमान वितरण, अधिकार का असमान वितरण, अवसर का असमान वितरण, शक्ति का असमान वितरण। अब हमारी जाति व्यवस्था में अवसरों का असमान वितरण था, अधिकारों का असमान वितरण था, धन का असमान वितरण पर वो स्तरीकरण नहीं था। ब्राह्मण सोपान क्रम में ऊपर था बट आर्थिक रूप से वो गरीब होता था। एक गरीब ब्राह्मण था बट उससे क्या हुआ? तो प्रतिफलों का असमान वितरण, प्रतिफल में कुछ भी हो सकता। ये हमारा समाज है और ये सब समाज के लोग हैं। पहले भी मैं ऐसे समझा चुका हूं, दोबारा समझा रहा हूं। ये सब समाज के लोग हैं। अब ये सब समाज के लोगों का कुछ दिख रहा है आप लोगों को? अगर गौर से करेंगे देखेंगे तो एक चीज दिख रहा होगा। क्या? इसमें कितने तरह के लोग हैं? 3 तरह के लोग हैं। एक रो रहे हैं, दिख रहा है, एक हंस रहे हैं,
और इसमें से कुछ है जो ना हंस रहे हैं ना रो रहे। जो हंस रहे हैं इसका मतलब उनको ज्यादा मिला हुआ है, जो रो रहे हैं इसका मतलब वो कम मिला हुआ है, जो नॉर्मल है उनका मतलब वो बीच में है। इस चित्र को देख के क्या लग रहा है कि प्रतिफलों का असमान वितरण है या बराबर वितरण? असमान वितरण। समाज में समाज के लोगों या समूहों के बीच संपत्ति, अवसर, अधिकार, शक्ति के असमान वितरण को, किसी को ज्यादा और किसी को कम, को सामाजिक असमानता कहते हैं। यही है बच्चा, सामाजिक असमानता। इसके कई रूप है। जातीय असमानता, ये भी एक सामाजिक असमानता का रूप है। ब्राह्मणों के पास ढेर सारा अधिकार, उसके बाद क्षत्रियों को, उसके बाद वैश्य को, और शूद्रों पर ढेर सारी निर्योग्यताएं। ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, उनको ढेर सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया, ढेर सारे अवसरों से वंचित कर दिया गया। इसको कास्ट इनइक्वालिटी। अफ्रीका के देशों में रेस के आधार पर इनइक्वालिटी थी। गोरे लोगों को ज्यादा अधिकार था, और जैसे जैसे रंग घटता गया, सांवले को उससे कम अधिकार, ब्लैक को उससे कम अधिकार। गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, याद है ना, पढ़े हो ना कहीं पर, क्योंकि वहां पर ट्रेन में केवल श्वेत लोगों को चलने की अनुमति थी, कुछ स्पेशल बोगी में ब्लैक नहीं चल सकते थे, उनको इन अधिकारों से वंचित रखा गया था। प्रजातीय आधार पर भी अधिकारों और अवसरों का असमान वितरण विद्यमान रहा है। इसको हम कहते हैं प्रजातीय असमानता। प्रजातीय असमानता, रेस इनइक्वालिटी। दुनिया के लगभग सभी समाजों में आर्थिक आधार पर भी असमान वितरण रहा है ना। आज के डेट में लगभग, अगर आर्थिक आधार पर असमान वितरण है, किसी को ज्यादा पैसा है, किसी के पास, किसी पर कम पैसा है, अमीर गरीब, इसको हम कहते हैं आर्थिक असमानता। जातीय असमानता, प्रजातीय असमानता, आर्थिक असमानता। दुनिया के लगभग सभी समाजों में यौन भिन्नता के आधार पर भी अवसरों का, अधिकारों का, प्रतिफलों का असमान वितरण रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा किसको मिला है? पुरुषों को। और वंचित कौन रही? महिलाएं। इसको हम क्या कहते हैं? लिंग असमानता कहते हैं ना, लिंग असमानता। तो जातीय असमानता, प्रजातीय असमानता, आर्थिक असमानता, लिंग असमानता, ये सभी सामाजिक असमानता के उदाहरण है। इन सबको हम सामाजिक असमानता कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इस असमानता को किसने क्रिएट किया? समाज ने क्रिएट किया। नेचर ने जो क्रिएट किया वो सामाजिक असमानता नहीं है। नेचर ने क्रिएट किया कि स्त्री पुरुषों से शारीरिक रूप से कमजोर होती है, ये नेचर ने बनाया। और ये कमजोर तब और हो जाती है जब वो गर्भावस्था में होती है, शिकार नहीं कर सकती है, जानवरों के पीछे नहीं दौड़ सकती है, जानवर दौड़ाने तो भाग नहीं सकती है। यह असमानता है। बट यह असमानता सामाजिक असमानता है या प्राकृतिक असमानता? यू कैन से नेचुरल इनइक्वालिटी। यह असमानता सामाजिक असमानता है या जैविकीय असमानता? जैविकीय असमानता। इसको हम कहते हैं सेक्स इनइक्वालिटी, यौन असमानता। और कोई भी महिला आंदोलन या सरकार यौन असमानता को दूर नहीं कर सकती है। लेकिन एक असमानता जिसको समाज ने पैदा किया, महिलाएं एक लंबे समय तक पैट्रियार्किकल सोसाइटी में महिलाएं राजा नहीं बन सकती, महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं ले सकती, महिलाएं फुटबॉल नहीं खेल सकती, क्रिकेट नहीं खेल सकती। हमारे गांव में आज के 30-40 साल पहले ड्रामा होता था तो बिहारी बाबू सीता का रोल करता था। गांव में महिलाओं का रोल भी पुरुष ही कर देते हैं, लड़के ही कर लेते हैं। गांव की लड़कियों को गांव के नाटक में भाग लेने का अधिकार शहरों में धीरे धीरे आ रही है बराबरी, लेकिन गांव में अभी भी जो भी गांव में नाटक होता है उसमें महिला का रोल भी पुरुष ही करता है। इस तरह की चीजों में भागीदारी से वंचित किया गया था महिलाओं को। ये किसने किया? प्रकृति ने या समाज? समाज ने। तो महिलाओं को अधिकारों के संदर्भ में, अवसरों के संदर्भ में जो प्रतिफलों का असमान वितरण दिया गया, शक्ति के संदर्भ में पुरुषों के पास ज्यादा शक्ति, महिलाओं को इनसे वंचित किया गया, प्रतिफलों का असमान वितरण किया गया। ये हम यौन असमानता नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? लिंग असमानता कहते हैं। और आज पूरा महिला आंदोलन या सरकार यौन असमानता को दूर करने में नहीं लगा हुआ, लिंग असमानता को दूर करने में लगा हुआ। इसको जेंडर इनइक्वालिटी, नॉट सेक्स इनइक्वालिटी। इसलिए ये सभी प्रकार की असमानता, चाहे वो वर्ग असमानता हो, चाहे वो जातीय असमानता हो, चाहे वो लिंग असमानता हो, चाहे वो प्रजातीय असमानता हो, इसको समाज ने क्रिएट किया है। इसलिए हम इसको कहते हैं सामाजिक असमानता। क्लियर है? सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। डन? सामाजिक असमानता में हम क्या देख रहे हैं? कि प्रतिफलों का असमान वितरण। यस, और कुछ नहीं ना। समाज में व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच प्रतिफलों का जब असमान वितरण हो, उस घटना को सामाजिक असमानता कहते हैं। चलेगा? हमने यहां सब एक जैसे को एक समूह में बना देते हैं, तो कितने समूह बनेंगे? और फिर हम उनको सोपानिक रूप से रख देते हैं। सोपान क्या है? ये सब सारे शब्द से तुम परिचित हो, बस मैं आपको एक बार परिचय मैं करवा दे रहा हूं। हायरार्की क्या है? अगर हम कहें, दोनों के मेंटरशिप प्रोग्राम का पर्पस यही है कि ये जानते हुए भी शब्द को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, है ना? सबके दिमाग में है कि हायरार्की क्या, लेकिन
लेकिन अगर हम कहें कि परिभाषित करो, लिखो, और ये आपका ड्रॉबैक है कि जब हम लिखने जाते हैं ना, ज्ञान होता है हमारे पास, लेकिन हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो हमारे 1.5-2 घंटे के इस मेंटरशिप प्रोग्राम के पीछे पर्पस यही है बच्चा, तुम चाहे करो या ना करो, 2.5 घंटे का क्लास प्लस जो हम 1.5-2 घंटा और खटा रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कमी आप में। व्हाट इज हायरार्की? अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि सोपान एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को या समूहों को या वस्तुओं को ऊंच नीच के क्रम में सजा दिया जाता है। आया ना? यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां। और इस सोपानिक व्यवस्था में वस्तुओं या समूहों या व्यक्तियों का जो स्थान होता है उसको हम रैंक कहते हैं। अगर आपका स्थान रैंक 1 पे है तो आप कहां रहेंगे? यस, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। हमारी जाति व्यवस्था में सोपान है या नहीं है? है? व्यक्तियों का है या समूहों का है? समूहों का है। ब्राह्मण का समूह किस रैंक पे है? रैंक 1। क्षत्रिय रैंक, वैश्य रैंक, शूद्र रैंक। बिल्कुल क्लियर है। आर्थिक आधार पर यदि हम वर्ग स्तरीकरण बनाते हैं तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। सोपान क्रम में 3 ग्रुप बना। उच्च वर्ग कहां है? रैंक 1 पे। मध्यम वर्ग कहां है? रैंक 2 पे। और निम्न वर्ग कहां है? रैंक 3 पे। सोपान या हायरार्की एक ऐसी व्यवस्था है जहां व्यक्तियों को या समूहों को या वस्तुओं को भी बच्चा, गंगाजल वस्तु है ना, गंगाजल, नदी का जल, कुएं का जल और हैंडपंप का जल, सोपान बनाओ। रैंक 1 पे, रैंक 2 पे बहती नदी का जल, रैंक 3 पे कुएं का जल, रैंक 4 पे हैंडपंप का जल। बना दिया कि नहीं बना दिया? बन गया नहीं बन गया? ये हमारे भारत में पानी का सोपान बना हुआ है। ये हमारे हिंदू धर्म में पवित्रता और अपवित्रता की विचारधारा के आधार पर बना हुआ है, जहां जो सबसे अधिक पवित्र है उसको सोपान क्रम में ऊपर रखा जाता है। गंगा जल सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, इसलिए सोपान क्रम में ऊपर, बहती नदी का पानी 2 नंबर पे, कुएं का पानी 3 नंबर पे और हैंडपंप का पानी 4 नंबर पे। अगर आपके पास चारों ऑप्शन है और शंकर भगवान को जल देना है तो किससे जल दोगी? अगर गंगा जल नहीं है और बाकी तीनों है तो नदी के पानी से। नदी नहीं है और केवल कुआं और हैंडपंप है तो कुएं के पानी से। बड़ा क्लियर है, ये हमारी मान्यता है। तो सोपान में कोई व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, वस्तु हो सकता है, किसी भी चीज को यदि हम ऊंच नीच के क्रम में सजाते हैं तो उस व्यवस्था को हम सोपान करते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे बच्चा? यहाँ 3 प्रकार के असमान समूह हैं, राइट? अब हम सबसे रैंक 1 में किसको रखेंगे? हंसने वाले को, नॉर्मल को या रोने वाले को? रैंक 2 में किसको रखेंगे और रैंक 3 में किसको रखेंगे? चलो सोपान बनाते हैं। हमने सोपान बनाया, बिहारी बाबू खोजो आप अपने को, यहां किसमें हो? बलवा। हमने क्या किया? हमने सामाजिक असमानता के आधार पर लोगों का ग्रुपिंग कर दिया, समूहीकरण कर दिया, श्रेणीकरण कर दिया। इसके लिए शब्द दे सकते हो, श्रेणीकरण, समूहीकरण। इस आधार पर सामाजिक असमानता क्या था और इसको हमने 3 समूहों में बांट दिया। एग्री? और फिर इन समूहों को हमने सोपानिक व्यवस्था के रूप में सजा दिया। तो ये क्या बन गया? समूहों का सोपान। कह सकते हो समूहों का सोपान।